हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सब मैथ्स वाला। फिर से एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सब मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक चैनल पे देख रहे होंगे तो फेसबुक चैनल को आप लोग फॉलो करिएगा, और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ मैं शॉर्ट तरीकों से मैं अपने चैनल के बारे में बताने की कोशिश करूं तो इस चैनल के जरिए आप लोगों को क्लास 10 से रिलेटेड और क्लास 12 से रिलेटेड आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट को एकदम बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों का जो अभी फिलहाल में सीरीज चल रहा है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हौसला बैच से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.5 के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को लिखता हुआ नजर आ रहा होगा, या तो ऊपर या तो नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल करें। किस विधि से आपको उपयुक्त लगती है, यानी आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। अगर नहीं भी आया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है थ्री का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पे 8x + 5y बराबर में 9 और यहाँ पर 3x + 2y और बराबर में 4। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से बनाना है और बताना है कि कौन आसान है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कोई एक लिया जाता है, वहां से आपको 2 चर यहाँ पे दिए गए हैं। किसी एक चर का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी होती है। उस चर के वैल्यू को जिस समीकरण से लिए हैं, यानी जिस समीकरण को लेकर हम लोग तीसरा समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण में न रख के हमको दूसरे समीकरण में रख के वहां से एक चर का वैल्यू हम लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाता है। उस एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग किसी भी समीकरण 1, 2, 3 में रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को वहां पे पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया है 8x + 5y बराबर में 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x बराबर 9 - 5। हम लोग y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y और बट्टा में 8। अब यह क्या हुआ, समीकरण हमारा यहाँ पे 3 बन जाएगा। समीकरण 3 किसको कहते हैं कि हम लोग किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे। एक कहने का मतलब समीकरण 1 नहीं हुआ, आप एक भी समीकरण ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को लेकर आप लोग किसी एक चर का वैल्यू निकालिएगा, तो वही जो चर का वैल्यू के साथ जो बना हुआ रिलेशन होता है वही समीकरण 3 कहलाता है। तो यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, 3। अब समीकरण 3 में जिस चर का वैल्यू निकलेगा वह x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। तब उस जो आए हुए वैल्यू है उसको हम लोग समीकरण अपोजिट समीकरण में रखेंगे। यानी समीकरण 1 लेके 3 बनाए हैं तो 1 में कभी भी इसके मान को नहीं रखेंगे, हम लोग किस में रखेंगे, 1 को लिए हैं तो 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या दिया है 3x + 2y बराबर में 4। तो यहाँ पे क्या दिया, 3 × x का वैल्यू यहाँ पे 9 - 5y बटा में 8 और प्लस में 2y और बराबर में 4 दिया है। यहाँ से ऊपर गुना होगा तो 9 × 3 = 27 - 5 × 3 = 15y और बट्टा में 8
और प्लस में 2y बराबर में 4। यहाँ पे लॉसा लेंगे 8 और 1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 8 एकम 8, 1 से इसमें गुना होगा तो यही हो जाएगा, यानी 27 माइनस 15y और प्लस यह 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16y और बराबर में 4। 4 जाके इधर गुना होगा और 16y में से 15y जाएगा तो 1y बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस यह 16 में से 15 जाएगा तो 1y बचेगा, यानी प्लस में y होगा और बराबर 8 चौका 32। तो यहाँ पे लिख देंगे 32। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 27 और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब जो y का वैल्यू आया ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में रख दीजिएगा। अब मैं वीडियो को देखकर यह गेस कर रहा हूंगा कि आप लोग के मन में यह आता होगा कि समीकरण 3 आपको घुस दिया है क्या, कि आप केवल उसी में वैल्यू रख के आप बताते हैं x का वैल्यू। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा आप लोग समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, आपका आंसर वहीं आनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब की बार हम लोग समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया है, तो 3x प्लस 2y और बराबर में 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, y का वैल्यू कितना दिया है 5, यानी 2 गुने में क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 और बराबर में 4। यहाँ पे 3x बराबर में हो जाएगा 4 माइनस 10, यहाँ पे 3x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6, इसलिए x का वैल्यू कितना आया माइनस में 2। और यहाँ पर अतः x बराबर में माइनस 2 और y बराबर में कितना आया है यहाँ पे 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 में एक y का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे 3 में रख के देखें तो क्या होगा। तो समीकरण 3 यह रफ वर्क के लिए बता रहे हैं क्या है, इतना आंसर आना संभव है या नहीं है। तो यहाँ पे समीकरण 3 क्या बोला है, x बराबर में 9 माइनस में 5y और बटा में 8। 9 माइनस 5 गुने y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बटा में 8। तो यहाँ पे 9 माइनस क्या हो जाएगा 25 और बटा में क्या हो जाएगा 8। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और माइनस में 16 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 16 बटा 8, 8 दूनी 16, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है। यानी ये ऐसे अगर समीकरण 3 में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि समीकरण 2 में रखे चाहे 1 में रखे। यह जब y का वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, तो वह किसी में भी रखिएगा तो कोई पाबंद नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे समीकरण 1 से लेकर और समीकरण 3 बनाते हैं, तब यहाँ पे जो x का वैल्यू है अगर वो समीकरण 1 में रखिएगा तब वहां पे मायने है। तो यहाँ पे अब वज्र गुण प्रतिस्थापन विधि से आंसर आया। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन से, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से क्या बोलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बताया था, बहुत आसान सा तरीका था कि AC चला दो BB, यानी AC चला दो BB, यानी ऐसे करके, यानी BCAB यहाँ पे क्या करना है, 2 बार आपको पहले 1 के साथ कंपेयर करना है, फिर 2 के साथ कंपेयर करना है। यानी B कहने का मतलब क्या हुआ B1 पहले कंडीशन में, C कहने का मतलब C1, A कहने का मतलब A1, B कहने का मतलब B1, लेकिन दूसरे कंडीशन में यह क्या हो जाएगा B2 C2 A2 और B2। बस यही आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे B1, तो B1 कहने का मतलब क्या होगा, समीकरण 1 से y का गुणांक, तो y का गुणांक 5 दिया है। C1 कहने का मतलब यहाँ पे अचर पद पहले समीकरण का तो 9, फिर यहाँ पे A1 कहने का मतलब x का गुणांक तो 8, और B1 कहने का मतलब 5, तो यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे B2, तो B2 कहने का मतलब y का गुणांक 2, और B2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है,
C2, तो C2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4, A2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब बताए थे ना कि इस वाले को क्या करना, गुना करना, फिर इस वाले को गुना करना, और ये जो पद बताएगा वो x का पद बताएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बटा 5 चौका 20 माइनस 9 दूनी 18 बराबर, यह y बराबर क्या हो जाएगा 9 तिरका 27, यह इससे गुना करेंगे 27 माइनस यह 8 चौका 32 बराबर, यह क्या गुना होगा, यह अचर पद को बताता है। तो 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बट्टा में हो जाएगा 2 बराबर, यह y बट्टा में हो जाएगा -5 और बराबर 1 बट्टा में 1। अब जब यह आ जाता है तब क्या करते हैं, अब चूंकि यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो निगेटिव में आ रहा है और y वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यह सब क्या है बराबर है, तो यहाँ पे बराबर है तो यह माइनस आके इधर गुना में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में x बट्टा 2 बराबर y बट्टा में क्या हो जाएगा 5 और बराबर 1 बट्टा में 1। अब क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस x बट्टा 2 बराबर में 1 बट्टा 1 और यहाँ पर y बट्टा में 5 बराबर 1 बट्टा में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर में 2, इसलिए x बराबर में -2 और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y बराबर में क्या हो जाएगा 5, इसीलिए यह क्या है, दोनों आंसर यह मैच कर रहा है, यानी x बराबर में -2 और y बराबर में 5। अब चूंकि यह बोला है कि प्रतिस्थापन विधि सही है कि वज्र गुणन विधि सही है, तो आप लोग भी मेहनत देख के पता चल ही गया होगा कि कौन सा जो विधि है वह सही है। तो इसके लिए जब मैं प्रिफेयर करना चाहूंगा तो वह वज्र गुणन विधि क्या है, बहुत ही सटीक है और छोटा सा है। तो अगर कोई पूछेगा कि आपको कौन सा विधि सही लगा तो आप किसका जवाब लिखिएगा, तो आप लिखिएगा वज्र गुणन विधि आपको सबसे अच्छा लगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वह चौथा नंबर में बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से बना दीजिए। यानी आपको यहाँ पे रोका नहीं है कि आपको वज्र गुणन विधि अप्लाई करना है या प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन खूब ध्यान से समझिएगा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी 1 भाग क्या है, नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करता है। तो आपको नियत व्यय बताना है और प्रति दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि पहला कंडीशन है कि बोला है छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि वह कितने दिनों तक खाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि नियत मासिक व्यय बराबर x रुपीज और साथ ही साथ प्रतिदिन का खर्चा जो है प्रतिदिन भोजन के लिए, यानी प्रतिदिन भोजन पर व्यय बराबर रुपीज में y। यहां पर देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें तो यह बता देता था कि 3 दिनों का नियत किराया है, 4 दिनों का नियत किराया है, या 2 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा है, चाहे 1 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा है, लेकिन इसमें तो दिया ही नहीं है कि कितने दिनों के लिए। तब वहां पे जैसे 7 दिनों का था तो 3 दिन नियत था, तो 3 दिन नियत का हटा दे रहे थे और 4 दिन हम लोग प्रतिदिन में काउंट कर ले रहे थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो x रुपया नियत है वह नियत भाड़ा यहाँ पे किराए के लिए है
और जो y रुपया है वह y रुपया एक दिन का खर्चा है, खाने का खर्चा है। यानी x रुपये को किसको मानना है? किराया है, रूम का भाड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे और प्रश्न के प्रथम शर्त से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से ए जो है उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है? 20 दिनों के लिए 1000 रुपया। यानी 20 दिनों में क्या करना है? यानी नियत किराया पहले देखेंगे कितना है, x रुपया प्लस 20 दिनों का तो 20y रुपया उसको क्या करना पड़ेगा? खाना का देना पड़ेगा। तो 20y और बराबर में 1000 रुपया इसको देना पड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त बोला है कि कोई आदमी है वो 26 दिनों के लिए, यानी 26 दिनों के लिए कहने का मतलब x रुपया तो उसको देना ही है, और 26 दिनों के लिए 26y बराबर में 1180 रुपए उसको अदा करनी पड़ रही है। और यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? अस्तित्व चेक करना है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 ज्ञात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? a1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 बटा a2 का वैल्यू कितना है? 1, तो 1/1। फिर यहाँ पे b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना दिया है? 20 और बट्टा में 26। तो यह 2 से कटेगा, 10 दूनी 20, 13 दूना 26, यानी 10 बट्टा में 13। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब जो समीकरण है उसका अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण युग्म का अस्तित्व है। अब यहाँ पे जब अस्तित्व है तो आपको कोई विधि अप्लाई कर देना है। तो वज्र गुणन विधि हमको सबसे आसान लगता है, तो यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हमको क्या करना पड़ेगा? वही सूत्र, यानी AC चला दो BB, यानी B कहने का मतलब क्या हुआ? B1, तो यहाँ पे B1 कितना है? 20, और यहाँ पे भी B1 20। फिर यहाँ पे C कितना है? तो 1000, तो यहाँ पे 1000, और यहाँ पे A कितना है? तो A है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे B कहने का मतलब B2, तो B2 कितना है? यानी 26, तो यहाँ पे 26, यहाँ पे भी 26। फिर C कितना है? तो 1180, तो 1180, और यहाँ पे A कितना है? तो 1। इससे गुना करेंगे तो यह x वाला टर्म बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे गुना करेंगे यानी x बट्टा में यह क्या हो जाएगा? 2 0, यहाँ पे 2 0 ऐसे लिखते हैं, 00, और 118 दूनी कितना होता है? तो 236, तो यहाँ पे लिख देंगे 236 माइनस यह क्या हो जाएगा? 26,000, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा y बटा, यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो 1000, और माइनस यह क्या हो जाएगा? 1180, और बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/26 माइनस यह क्या हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? गुना भाग करेंगे, तो पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26,000, और यहाँ पे क्या है? 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, तो 2 0 से 2 0 जाएगा, तो 2 0 ही बचेगा। फिर यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा? 0 से यहाँ पे क्या घटाएंगे? 6, तो यहाँ पे 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा? 4। यहाँ पे क्या बचा? 5, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 2, और 2 से 2 गया तो कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचेगा? 2400, लेकिन वह किस में? माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और बराबर y बट्टा में यह क्या हो जाएगा? 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 होगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पे 180 माइनस बराबर यह क्या हो जाएगा? 1/26 में से 20 गया तो 6। यह चूंकि दोनों बराबर है तो ये बराबर बराबर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बट्टा में 2400, और बराबर y बट्टा में 1800, और बराबर 1/6।
यह इससे कंपेयर करेंगे x और y का, तो यह क्या हो जाएगा x बट्टा में 2400 और बराबर 1/6, और यही यह क्या हो जाएगा y बट्टा में 180 बराबर 1/6। 6 तिरका 18 और 6 चौका 24 डबल 0। x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 400 और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 30। यानी x किसका है, तो यहाँ पे नियत मासिक व्यय, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए नियत मासिक व्यय x बराबर हो जाएगा ₹400 और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रतिदिन का y बराबर यहाँ पे रुपीज में 30, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बोला है कि जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कोई भिन्न है उसके अंश में से 1 घटाते हैं तो वह जो भिन्न है वह 1/3 हो जाता है, लेकिन और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर में x और हर बराबर में क्या हो जाएगा y, तो हमारा प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा, तो प्राप्त भिन्न क्या होता है अंश बटा में हर, तो अंश का वैल्यू कितना है x बटा में y। अब क्या करना है, प्रश्न का 2 शर्त दिया है, दोनों अप्लाई करेंगे और हमारा समीकरण निकलेगा। कोई भी विधि अप्लाई करके बना लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, पहला शर्त बोला है कि भिन्न में क्या करना है, अंश से 1 घटाने पर, तो अंश कितना दिया है x, पहले x बटा y लिख देंगे, x में से क्या करना है 1 घटाने पर जो भिन्न है वह 1/3 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। यानी भिन्न के अंश में से 1 घटाने पर जो भिन्न है वह 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर में हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में y बराबर में 3, समीकरण 1। फिर प्रश्न का दूसरा शर्त भी दिया है, तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या बोला है कि यह जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो हर कितना दिया है, तो सबसे पहले भिन्न लिखेंगे x बटा वाई, तो हर में 8 जोड़ते हैं तो यह भिन्न कितना हो जाता है, 1 मिनट देख लें इसको, भिन्न जो है वह 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 4x बराबर, यह क्या हो जाएगा y प्लस में 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस y बराबर में 8, और ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर x y वाला जो टर्म है वह क्या है, बराबर है, और बराबर होने के साथ साथ उसके जो गुणांक है वह क्या है, सेम साइन के साथ और सेम गुणांक, यानी यहाँ पे y का गुणांक भी 1 है, -1 है वो अलग की बात है, लेकिन गुणांक 1 है, और यहाँ पे भी y का गुणांक जो है वह 1 है, दोनों माइनस के साथ है, तो क्या कर देते हैं घटाकर उसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। चूंकि यह जो चैप्टर जो दिया है वज्र गुणन विधि के अंदर दिया है, लेकिन यह प्रेशर करके नहीं बोला है कि बाबू आपको वज्र गुणन विधि से ही बनाना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। और जो है ना, देखिए मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें कोई भी फनी जो टॉपिक आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही फनी टॉपिक बताएंगे कॉन्सेप्ट से आदमी विचलित होगा, जिसकी वजह से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो मैं सीरियस माइंड में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, वैसे भी मैं तो मजाकिया मूड का आदमी हूं, आप भी चाहे तो यहाँ पे कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप भी चाहेंगे थोड़ा इंटरटेनमेंट करके पढ़ाना तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 क्या दिया है,
तो यहाँ पे दिया है 3x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है 3, और समीकरण 2 क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 4x माइनस वाई और बराबर में क्या दिया है 8। अब यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन बदलता है, घटाने के लिए साइन बदलता है। ये मैं कॉन्सेप्ट को 2-3 बार समझा चुका हूं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाके आप जो प्लेलिस्ट है उसमें हौसला बैच में विजिट कीजिए और आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यह कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस में है और 4x क्या है माइनस में है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा x और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 5। माइनस से माइनस कटा तो x का वैल्यू कितना आया 5। अब इसके वैल्यू को आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब समीकरण 2 में लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या बोला है, समीकरण 2 बोला है यहाँ पर कि 4x माइनस वाई बराबर में 8, तो यहाँ पे 4 गुने x का वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर में 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और माइनस वाई बराबर में 8, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर में 8 माइनस 20, और यहाँ पे माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस गया, वाई बराबर में क्या हो जाएगा 12। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5 और y का वैल्यू आ गया 12, और यही आपका क्या होगा आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो यहाँ तक भी वॉच कर चुके हैं और हल्का भी से भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा का तीसरा क्वेश्चन बोला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक उसको मिला। बोला गया कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही प्रश्न में कितने मिले, यहाँ पे 3 अंक मिले, जबकि अशुद्ध के लिए 1 अंक उसको काट लिया गया। यानी सही कर रहा है तो 3 अंक मिल रहा है, एगो क्वेश्चन सही किया तो 3 अंक, 2 क्वेश्चन किया तो 6 अंक, लेकिन अगर एक भी गलती किया तो उसके लिए आपको कितने अंक काटा गया, 1 अंक काटा गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पे 2 अंक काटते तो यश को 50 अंक अर्जित होता। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, कितने प्रश्न थे, तो इसको ये तो पता है ना दोनों कंडीशन में कि कितना मिल रहा है और कितना काटा जा रहा है। तो ये चीज हमको पता नहीं है कि क्या कितना क्वेश्चन सही था उसका, कितना गलत था। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि शुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर में x और अशुद्ध यानी जो गलती हो जा रहा है अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे y। और प्रश्न के दूसरे 2 शर्त, दोनों में से पहले और दूसरे शर्त से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त में क्या बोला है कि अगर शुद्ध वह क्वेश्चन का आंसर देता है तो शुद्ध क्वेश्चन के आंसर देने पे एक क्वेश्चन पे उसको 3 अंक मिलता है। यानी मान के चलिए वह x शुद्ध क्वेश्चन दिया होगा तो इस पे उसको 3 अंक मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो क्या किया गया, इसी में से ना अशुद्ध को घटाया गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर वह एको गो क्वेश्चन गलती देता है तो उसके लिए 1 अंक उसको काटा जाएगा, यानी 1 अंक क्या होगा माइनस में होगा, यानी माइनस में 1 गुने। अब हमको तो पता नहीं है ना कि कितना वह प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया है, तो हम लोग y माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे गुने y, और बराबर कितना अंक उसको मिला, तो उसको मिला यहाँ पर 40 अंक, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 40, समीकरण 1। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या बोला है कि अगर उसे एक सही उत्तर पे 4 अंक मिलता,
यानी सही उत्तर यानी x और इस पे 4 अंक मिलता, लेकिन गलती होने पे 2 अंक काटा जाता, यानी माइनस में 2 गुने में y, तो उसको कुल कितने अंक मिलते? 50 अंक मिल जाते। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस में 2y और बराबर में 50, समीकरण 2। यहाँ पर अगर विलोपन विधि अप्लाई करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो समीकरण 1 में y वाला जो टर्म दिया है वह सेम साइन के साथ है। जब सेम साइन के साथ रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? घटाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, लेकिन घटाने के लिए शर्त यह भी तो होना चाहिए कि जो x वाला टर्म देख रहे हैं, x वाले टर्म को विलुप्त करना चाह रहे हैं, चाहे y वाले टर्म को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके गुणांक जो है यानी कोफिशिएंट वह बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 में जो कोफिशिएंट ऑफ y है वह बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे समीकरण 1 गुना में 2। अब समीकरण 1 क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है 3x माइनस में y और बराबर में 40। 2 से गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? चूंकि पता है कि यूक्लिड साहब बताए थे कि बराबरों को बराबरों में गुना किया जाता तो बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस 2y बराबर में 80, और यह क्या हो जाएगा समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या दिया है यहाँ पे? तो दिया है 4x माइनस में 2y और बराबर में 50, और यह समीकरण ऑलरेडी 2 है। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पे? 6x माइनस में 2y बराबर में यहाँ पर 80, और यहाँ पे 4x माइनस में 2y बराबर में कितना दिया है? 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50। चूंकि घटा रहे हैं तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, यानी 2x बराबर यह y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा। 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30, इसलिए x का वैल्यू आ गया 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? x का जो वैल्यू आया है उसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या बोला है? तो समीकरण 1 बोला है यहाँ पर 3x माइनस में y बराबर में 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुने 15 माइनस y बराबर में 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 माइनस y बराबर में 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस y बराबर में 40 माइनस में 45, और यहाँ पे माइनस y बराबर में हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो पूरा सही उत्तर कितना दिया? तो सही प्रश्न उसके कितने थे? सही प्रश्न x बराबर में हो जाएगा 15, यहाँ पर x का वैल्यू आया कितना? 15, और गलत उत्तर कितना दिया? वह गलत प्रश्न उसके कितने हुए थे? तो y बराबर में 5, यानी टोटल कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन का उसका टेस्ट हो रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा का 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यानी लंबाई को कम करने पर जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है वह क्या हो जाता है? 67 वर्ग इकाई हो जाता है। तो आपको आयत की भी वाय निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? माना कि आयत का जो लंबाई होगा, आयत का लंबाई बराबर में x इकाई, और जो चौड़ाई होगा वह क्या होगा? तो y इकाई। तो यहां पर लिख देंगे एक्चुअल, यानी वास्तविक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो x गुने में y,
यानी एक्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स वाई वर्ग इकाई। यह क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त में बोला है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। यानी जो लंबाई है वह x माइनस में 5 कर दी जाए और जो चौड़ाई है वह चौड़ाई क्या की जा रही है कि 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है, यानी चौड़ाई y प्लस में 3। तब यहाँ पे जो यह क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाता है। तो इससे अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 5 गुने x y प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यह वास्तविक जो क्षेत्रफल है एक्स वाई, इससे कितना कम हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई, यानी 9 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x से y में गुना करेंगे xy और प्लस में क्या हो जाएगा 3x माइनस में 5y और माइनस में 15 बराबर में xy माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। xy से xy को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 5y और बराबर में माइनस 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 15। माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस में 5y और बराबर में क्या हो जाएगा 6। यह समीकरण 1 बना। अब फिर उसी तरह प्रश्न के दूसरे शर्त में बोला है कि जो लंबाई है वह लंबाई में क्या किया जा रहा है, 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, यानी लंबाई में 3 इकाई और जो चौड़ाई है उसमें 2 इकाई बढ़ाते हैं तो जो क्षेत्रफल होता है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x प्लस में 3 इंटू वाई प्लस में 2 बराबर में एक्चुअल से वह 67 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 2x प्लस में 3y और प्लस में 6 बराबर में हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 3y बराबर में 6 उधर जाके घटेगा तो 67 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 61 और यह समीकरण क्या हो जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि अपनाएंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण जो दिया है वो क्या दिया है 3x माइनस में 5y और बराबर में 6 समीकरण 1 दिया है और यहाँ पे समीकरण 2 क्या दिया है तो 2x और यहाँ पे प्लस में 3y और बराबर में 61 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में हम लोग किससे गुना कर देंगे तो 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में किससे 5 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस में क्या हो जाएगा 15y और बराबर में 18। 5 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x और प्लस में क्या हो जाएगा 15y और बराबर में 5 एकम 5 और 6 पचे 30। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 15y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 19x और बराबर में यह क्या हो जाएगा 18 5 23 और यहाँ पे 3। यहाँ पर देखेंगे 19 एकम क्या हो जाएगा 19, यहाँ पे क्या बचेगा तो 32 में से 19 जाएगा तो 13 और यहाँ पे 13 में 3 पीछे लगाएंगे तो 133, तो 19 सत्ते क्या होता है 133। x का वैल्यू आया यहाँ पे 17, x का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया है यहाँ पर 3 गुने x का वैल्यू 17 और माइनस में 5y और बराबर में क्या आया है यहाँ पे 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 टाइम 51 माइनस में 5y और बराबर में 6। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5y बराबर में 6 माइनस में 51, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5y और बराबर में 51 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में
45। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 5 9 45, यानी y का वैल्यू कितना है 9। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई x बराबर में क्या हो जाएगा 17 वो इकाई, और जो चौड़ाई होगा यानी चौड़ाई y बराबर यह क्या हो जाएगा 9 इकाई, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक पिछले क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा कि जो वहां पे आंसर जो आया है x और y का, वह x और y के आंसर आने के बाद आपको भिन्न निकालना था, और वह वहां पे हमको छूट चुका है, अभी याद आया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, जो क्वेश्चन 2 में आपका जो x और y का वैल्यू आया है, वहां पे आपको भिन्न लिख कर क्या कीजिएगा, यहाँ पर x बटा y लिख कर और वहीं क्या कीजिएगा आंसर लिख लीजिएगा। शायद मेरे ख्याल से मैं उसको लिख चुका था, बाय मिस्टेक मुझको अभी याद आया है कि नहीं लिखा हूं, तो अगर नहीं लिखाऊंगा तो आप लिख लीजिएगा। आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ये चैप्टर को एंड करना था, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी परेशानी होती है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यानी परवेज मैथ्स वाला, और साथ ही साथ फेसबुक जो पेज है उसका भी नाम परवेज मैथ्स वाले के साथ है, और साथ ही साथ आपका यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो वॉच कर रहे हैं उसका भी नाम परवेज मैथ्स वाला है। यानी लगभग सभी जगहों पे आप परवेज मैथ्स वाले को सर्च कीजिएगा तो वहां पे हमारे चैनल के बारे में आपको वहां पे बताए गए रहेंगे। साथ ही साथ आपको नए नए कंसेप्ट बताने की वहां पे कोशिश की जा रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ के उसका रिव्यू देने की कोशिश करता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में आप स्क्रॉल करके देखे होंगे तो वहां पे एक मैं कमेंट बॉक्स में आए क्वेश्चन को मैं उसको डिटेल में बनाकर उसको एक वीडियो के फॉर्म में अपलोड किया हूं। तो उसी तरह आपको भी अगर मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट है, अगर वह स्टडी लाइन से जुड़े हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर भेज सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम और दोस्त हैं और दोनों होटल में गए, और होटल में जाने के बाद मेरा दोस्त कुछ समोसा खाया, और समोसा खाने के बाद मैं कुछ रुपया दिया। अब आपको बताना है कि एक समोसे का दाम कितना है और मेरा दोस्त कितना समोसा खाया, क्योंकि आप ही बताए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे जैसे लंबाई और चौड़ाई था, तो दो के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो आपको बताना है। यानी मेरा दोस्त समोसा खाया तो समोसे का दाम x, और कितना खाया तो y, तो आप समोसे और कितना खाया उसका वैल्यू बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि आपका दोस्त मोटा है या ताजा है उससे मुझको उतना अनुभव नहीं है, और वह आप समोसा कहाँ खा रहे हैं, किस जगह पे खा रहे हैं, वह मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन ना पूछे जिसे यहाँ पे ना बनाया जा सके। लेकिन अगर ट्रैक से रिलेटेड है, अगर आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप वहां पे बेफिक्र होके आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।